अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के हवाले से है। उसको हमने जो है डिस्कस करना है एएलपी सिलेबस के लिहाज से। एएलपी सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो आएंगे इसमें, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। तो वैसे तो ये एएलपी के अलावा भी पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एएलपी सिलेबस ही हो सकता है, हो सकता है बाहर से भी आ सके। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे जितनी भी कैप्शंस हैं एएलपी सिलेबस के अलावा भी पेपर के अंदर यानी कि चैप्टर्स के अंदर, तो उनको भी आप जो है वो अच्छे से देख लें तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो है वो 9th क्लास का हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। वैसे तो ये एएलपी में नहीं है लेकिन इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे। एट लीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिट द अर्थ बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड पुट इन रिकॉर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट। कहते हैं कि इस प्लेनेट अर्थ पे 10 मिलियन के करीब जो है वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन इनमें से जो 1/3 है सिर्फ उन्हीं के मतलब जो बायोलॉजिस्ट जो है वो जानते हैं। ठीक है, और बकाया 2/3 के मतलब हमें कुछ नहीं पता। बायोडाइवर्सिटी अमंग द अर्थ इज मोर ऑब्वियस देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जिंदगी जो है वो या जो लाइफ है स्प्रेड अर्थ पे वो इतनी ज्यादा उसमें इकसाम है, डाइवर्सिफिकेशन है कि बाज़ वक़्त ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि लाइफ जो है उसका ओरिजिन या उसका सोर्स एक ही है, एक ही जगह से ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। we see that all organism has share many biological characteristic। और हमने ये भी देखे हुए बहुत से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिलते जुलते होते हैं। जैसा कि अगर किसी आप देखें अपनी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ हमारी बॉडी में बल्कि और भी बहुत सी ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, जो कि किसको इंडिकेट करता है, सिमिलैरिटी को। Five principal group of organism are prokaryote, protists, fungi, plant, animals। 5 बेसिक ग्रुप्स हैं जिसमें प्रोकैरियोट है यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटिस्ट का है, अमीबा वगैरह का ग्रुप है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल शामिल है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंस अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वी विल आल्सो सी हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एंड नेम एंड व्हाट आर द कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपको बायोडाइवर्सिटी है, ये आपकी एलपी सिलेबस में इंक्लूड है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो डेफिनेशन है द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द बायो एंड डाइवर्सिटी। तो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी वो दो अल्फाज का मजमूआ है, बायो का और डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन अ स्पीसी एंड अमंग स्पीसी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी और वेरिएशन जो कि एक स्पीशी के दरमियान में होती है, एक स्पीशी के अंदर और दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में जो वेरिएशन होती है उसको वैरायटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डिफरेंट इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी में हम डिफरेंट तरह की वैरायटीज को, एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज को हम स्टडी करते हैं जो कि डिफरेंट तरह की आबो हवा इनकी इकोसिस्टम में रहते हैं। सबसे पहले फ्लोरा के बारे में लिखता है, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज नोन एज द फ्लोरा एंड द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज नोन एज द फाना। ठीक है, तो किसी भी इलाके में जो प्लांट की डाइवर्सिटी जो होती है वो फ्लोरा और एनिमल की डाइवर्सिटी फाना कहलाती है। The diversity of plant is flora and the animal fauna in a region depend on the climate, altitude, soil and the presence of the other species। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि what are the attributes of the biodiversity। तो यहाँ पे which features affect the biodiversity, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बायोडाइवर्सिटी को असरअंदाज करते हैं। उसमें सबसे पहले क्लाइमेट है, किसी भी जगह की आबो हवा, आल्टीट्यूड है, सतह समंदर से ऊंचाई जिसको कहते हैं, सॉइल है, वहां की मट्टी एंड द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। दूसरी स्पीशीज भी बाज़ औक़ात जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी को मुतासर कर सकती है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ। ठीक है, कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक जैसी नहीं है। कहते हैं कि इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में होती है बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा एनिमल गर्म इलाकों में होते हैं। टेम्परेट रीजन आल्सो आर द मेनी स्पीशीज व्हाइल देयर आर फ्यू स्पीशीज इन द पोलर रीजन। ठीक है, जो टेम्परेट इलाके तो उनकी आबो हवा मुतदिल होती है, लेकिन ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्म, तो वहां पर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो और बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर नहीं, जो पोलर रीजन है वहां पर कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे, सॉरी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे, बायोडाइवर्सिटी
found on the earth today is the result of the 4 billion year of the evolution। एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि इस वक्त आपको जो प्लेनेट अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी नजर आ रही है वो तो एक दिन में नहीं बनी है, एक साल 2 साल में नहीं बनी, बल्कि उसको बनते कितने साल लग गए, 4 बिलियन ईयर लगे हैं। ठीक है, उसके बाद द ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज नॉट वेल नोन टू द साइंस थ्रू द लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट द 600 मिलियन ईयर अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ द बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली जो ओरिजिन ऑफ लाइफ इसका मतलब साइंस अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 600 मिलियन साल पहले जो थे वो सबसे पहले ये एमसीक्यू जा सकते हैं कि 600 मिलियन साल पहले जो थे वो बैक्टीरिया और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ने इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो था वो कदम रखा था। नेक्स्ट बेटा आपके पास वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी आपके एलपी सिलेबस में इंक्लूड है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर द ह्यूमन। नंबर 1 पॉइंट है ये, इसको आप पॉइंट नंबर 1 दोगे। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, ह्यूमन को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके पास है कहते हैं कि अ सिग्निफिकेंट proportion, अगर आप देखें यहाँ से a significant proportion of the drug are derived directly or indirectly from the biological resources। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तौर पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी से हासिल होते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ से क्या वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर, डाइज, रेजन, गम, एडहेसिव, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स। तमाम प्रोडक्ट्स भी प्लांट से हासिल होती है बायोडाइवर्सिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम को बनाने में, मेंटेन करने में। प्ले पार्ट इन द रेगुलरिटी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड द वाटर सप्लाई को भी, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को और पानी की सप्लाई को भी ये कंट्रोल करती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। और बायोडाइवर्सिटी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल भी करते हैं, उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी जरखेजी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास है थोड़ा सा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन के जो एम्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसको हमने यहाँ पर जो डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन के एम कहते हैं कि देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द dissimilar form of the organism found on the earth। ठीक है, कहते हैं कि बेसिकली बेशुमार ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और तकरीबन जो कहते हैं कि ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ द एनिमल्स, यानी कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो कितने एनिमल्स हैं, 1.5 मिलियन टाइप्स है एनिमल की, एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट, और तकरीबन हाफ मिलियन टाइप जो किसकी प्रेजेंट है, प्लांट्स की जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास कहता है कि half million type of plant are known to the biologists and these are only a small percentage of the total type mentioned estimated to the live on earth। ठीक है, ये कहते हैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है जो कि जिसको हमने स्टडी किया अभी तक, उससे भी ज्यादा क्वांटिटी अभी तक ऐसी जो कि हमें पता ही नहीं है। तो दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड द सिंपल बैक्टीरिया लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। कहता है कि आमतौर पर जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया जितने सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जितने भी हो सकते हैं। सम ऑफ देम लिव इन द अर्थ, कुछ उसमें से जो है वो लिव इन द सी, कुछ उनमें से समुद्र में रहते हैं। सम ऑन द लैंड, कुछ जमीन पर रहते हैं। सम वॉक, कुछ चलते हैं। अदर फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड स्टिल अदर आर स्टेशनरी, कुछ बिल्कुल साकत खड़े रहते हैं। इनके डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर एक का अपना तर्ज जिंदगी है। गेटिंग फूड हासिल करने के तरीके का अलग है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, हर एक का डेंजर से बचने का तरीका का भी डिफरेंट है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, और रहने सहने का तरीका का भी जगह भी डिफरेंट है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और रिप्रोडक्शन का तरीका का भी डिफरेंट है। व्हेन देयर आर सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट बिकम डिफिकल्ट टू लर्न ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। और जब इतनी ज्यादा कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हो तो हर एक को अलग अलग स्टडी करना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बना देते हैं। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बना देते हैं ताकि उनको स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। और इसके लिए बायोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मेड इज अ मेथड बाय विच द बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। कहता है तो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन जो एक ऐसा मेथड, इसके अंदर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स यहाँ पर क्या बनाते हैं, इनके सब ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास है वो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के मतलब बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन के एम कौन से हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म की ग्रुप बंदी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। एंड द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक। लेकिन अगर हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम उसका एवोल्यूशन हिस्ट्री भी फाइंड आउट करें ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी तौर पर कहां से ओरिजिन हुआ है, तो ये फिर सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर आप कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म की तो टेक्सोनॉमी है, लेकिन आप क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी फाइंड आउट करें एवोल्यूशन हिस्ट्री, तो ये सिस्टमैटिक्स है। द मेन एम ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर नंबर 1 टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। सबसे पहले एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को जो है वो देखते हैं ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए। नंबर 2 है टू फाइंड द एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। दूसरी हम एम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारा एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी तौर पर ताल्लुक क्या है उसको भी हम जो है वो यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, next है basis of classification. The classification is based on the relationship among the organism and such organism is got through the similarity in the characteristic. These similarities suggest that the all organism are related to one another at some point in their evolution history. ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में सिमिलैरिटीज देख रहे होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा कोई ऑर्गेनिज्म सिमिलर होगा उतना ही ज्यादा एवोल्यूशनरी तौर पर उनकी हिस्ट्री जो है वो कॉमन होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि however some organisms are more closely related than the other. For example, sparrow are more closely related to the pigeon than to the insect. It means that the former two have the common evolutionary history. कहता है कि यहाँ पर एग्जांपल कोड करते हैं कि अगर आप स्पैरो की बात करें तो स्पैरो जो है पिजन से ज्यादा मिलती जुलती है बनिस्बत किसी इंसेक्ट नहीं कि बटरफ्लाई की बनिस्बत। उसकी वजह क्या है कि स्पैरो और अगर आप पिजन कबूतर को देखें तो इनके काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्पैरो और फ्लाई को या जो बटरफ्लाई है उसको कभी आप देखें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक मिलते नहीं। हालांकि ये उड़ते हैं तीनों, लेकिन उसके बावजूद इनमें बहुत फर्क है। ठीक है, और स्पैरो और पिजन का जो बेसिकली फर्क है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, स्पैरो और पिजन का जो बेसिकली रिलेशनशिप है वो किस चीज को इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड रहे हैं कभी एवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर। लेकिन स्पैरो का जो इंसेक्ट के साथ रिलेशनशिप है वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो स्पैरो है वो इंसेक्ट के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड जो है वो नहीं रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहता है कि इट मीन दैट द नेक्स्ट था, हाँ कहते हैं कि when the biologists classify organism into groups and subgroups, the similarities are seen in the external and the internal structure and stages of development. ठीक है, कहते हैं कि जब कोई भी बायोलॉजिस्ट जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है ग्रुप में या सब ग्रुप में तो जो सिमिलैरिटीज होती है वो देखता है, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी देखता है और इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी देखता है और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो एक ग्रुप में क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड एन अदर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द टेक्सोनोमिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस द डीएनए ऑफ द टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग द आइडिया अबाउट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो मॉडर्न जेनेटिक्स को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं वो इन तमाम सिमिलैरिटीज के साथ साथ आजकल किसको देखते हैं, वो डीएनए को भी देखते हैं, डीएनए मैच करके भी देखते हैं कि अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है आपस में काफी हद तक सिमिलरिटी रखता है तो उसका मतलब क्या है कि वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर उनका डीएनए सिमिलरिटी नहीं रखता उसका मतलब क्या है कि वो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं और बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट है टेक्सोनोमिक हायरार्की या हायरार्की, कहते हैं द ग्रुप into which organisms are classified are known as the taxonomic hierarchy और taxa singular taxonomy। इसकी डेफिनेशन है तो कहता है कि वो ग्रुप जिसके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं उसको टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो सारे टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं या टेक्सोनोमिक हायरार्की हैं। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, और ये जो टेक्सा होते हैं बेसिकली क्या बनाते हैं कि लैडर बनाते हैं। अगर आप देखें इस लैडर को, आगे होगी यहाँ पर ये वाली, ठीक है, तो अगर आप देखें तो हर एक टेक्सोन जो है या डायग्राम में हर एक टेक्सोन क्या बना रहा है, एक लैडर बना रहा है। तो ये जो लैडर होती है इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की या हायरार्की कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है
कहता है कि ऑन हाँ कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम। तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के कितने किंगडम है? 5, जैसे कि प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सारे किंगडम 5 किंगडम है जो आपने आगे इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सोन, और किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टेक्सोन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर टेक्सोन द फॉलोइंग वे। तो सबसे पहले जो फाइलम आता है, फाइलम जो है उसके बाद नेक्स्ट क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी आता है। सबसे पहले फाइलम की बात करें तो फाइलम के अंदर जो है वो आपके पास क्या आता है कि फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, मतलब कि जब बहुत सी क्लासेस जब मिल जाती हैं तब क्या बनता है? एक फाइलम बनता है। अच्छा याद रखिएगा कि एनिमल के केस में फाइलम लिखते हैं और प्लांट के केस में और फंजाई के केस में उसको डिवीजन फाइलम नहीं कहते बल्कि डिवीजन कहते हैं। क्लास की बात करिए, क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, तो जब बहुत से सिमिलर ऑर्डर आपस में मिल जाते हैं तब क्लास बनती है। इसका ऑर्डर कब बनता है? जब बहुत से सिमिलर फैमिली मिल जाए तो ऑर्डर बनता है। अच्छा फैमिली कब बनता है? जब बहुत से जीनस आपस में मिल जाते हैं सिमिलर तो फैमिली बनता है। और जीनस कब बनता है? जब बहुत से स्पीशी आपस में मिल जाते हैं तो जीनस बन जाता है। ठीक है, तो वही कहता है कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, a family is a group of related genera, a genus is a group of related species, a species consists of the similar organism। स्पीशी क्या होती है कि ये बेसिकली ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंबर ऑफ द लोअर टेक्सोन रिजेंबल वन एंड अदर देन डू द मेंबर ऑफ द हायर टेक्सोन। इलस्ट्रेट 3.1 द क्लासिफिकेशन ऑफ द होमो सैपियन एंड द पी प्लांट पैसिव सेटिमम। ठीक है, एक और बात वो करता है कि जो लोअर टेक्सोन के यानी कि इस स्पीशी या जीनस के टेक्सोन की जो ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादा क्लोजली रिलेटिव होंगे किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू फाइलम के मुकाबले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ होगा इसको भी आपने अच्छे से देखना है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि ह्यूमन की क्लासिफिकेशन देखें तो ह्यूमन का किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमोनाइड, जीनस होमो और स्पीशीज सैपियन है। और अगर आप पी प्लांट इनके मटर के पौधे की क्लासिफिकेशन देखें उसका किंगडम प्लांटी है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर फेबेलीज है, फैमिली फेबेसी है, जीनस का पाइसम है और स्पीशीज जिसकी क्या है वो आपके पास पाइसम सेटिवम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास है स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये स्पीशी की डेफिनेशन अगर स्पीशीज का बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर याद रखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासिफाई करते हो या किसी भी हायर रैंक ऑफ क्लासिफाई करते हो तो उसको किस बेस पे करते हो? स्पीशी की बेस पे। इन सिंपल वर्ड अगर आप यहां पर देखें तो स्पीशी जो है वो इन तमाम की बेस है। अगर इसमें से स्पीशी निकल जाए तो आप ऊपर वाला कोई भी टेक्सोनोमिक रैंक क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्पीशी होगी तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे। तो स्पीशी क्या है? अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed freely among them and produce the fertile offspring but are reproductively isolated from all other such group in nature। ठीक है, तो स्पीशी जानवरों का ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में जो है वो सेक्सुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं और वो बच्चे जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यानी कि दूसरे स्पीशी के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ईच स्पीशी पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, और हर स्पीशी के अपने अपने स्ट्रक्चर होता है, अपना इकोलॉजिकल और बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक होता है हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें तो ये उसने टेक्सोनोमिक जो है वो रैंक बनाया। इसमें सबसे पहले किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली है, फिर उसके बाद जो है वो जीनस है और स्पीशी है। और स्पीशी क्या है? सबसे बेसिक टेक्सोनोमिक रैंक था। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया हुआ है कि व्हाई वी एम्फसिस द टर्म स्पीशी इन द नेचर। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कहना इन द डेफिनेशन ऑफ द स्पीशी वी मस्ट एम्फसिस इन द नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड artificial condition. In such unnatural crosses they produce the infertile offspring. For example, a cross between the male donkey and the female horse produces the infertile offspring यानी कि mule। ठीक है, अगर बाजू का जो है वो ऐसा भी होता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो आप आपस में क्रॉस करते हैं तो उसके नतीजे में भी एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, लेकिन वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो कभी भी सेक्सुअली प्रॉपर फर्टाइल नहीं होता है, इनको बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। जैसे कि उसने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि अगर आप मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करवाते हो तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो आपके पास म्यूल यानी कि खच्चर पैदा होता है, और खच्चर जो है मजीद उसको आप स्पीशी नहीं कहते क्योंकि वो आगे से बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम होता है। ठीक है,
अच्छा, एक साइड पे कैप्शन भी दी हुई है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहते हैं द क्राइटेरिया ऑफ द इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्पीशीज रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जांपल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी आपने देखा वो स्पीशीज क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन ऊपर ही पढ़ी। तो स्पीशीज होने के लिए जरूरी है कि वो जानदार का ऐसा ग्रुप हो जो कि आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके अपने जैसे परिचय पैदा कर सकता हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पता होता है कि जो ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है ये तो सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या स्पीशी कंसिडर नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म भी स्पीशी कंसिडर होते हैं, बैक्टीरिया की स्पीशी भी होती है, अमीबा की स्पीशी भी होती है, लेकिन वो जो स्पीशीज होती हैं उनका क्राइटेरियन की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में था, और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को बेटा जी आप जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक मर्तबा ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यू आ सकते हैं, ऐसा क्या अरिस्टोटल ने कब दी थी, बोल्ट्जमान, अल हजाजी ने, इब्न रशद कौन था, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये पेपर में आ सकता है इसमें से कोई भी एमसीक्यूज वगैरह, तो इसलिए इसको बेटा एक मतलब आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये एलपी में इंक्लूड नहीं है। थ्री किंगडम में से भी एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी एलपी में वैसे नहीं है, लेकिन आप उसको एक मतलब देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन